नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त सवाल इंडिया का वक्त हो चुका है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जो है उसमें महाजीत के बाद 10 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के बाद अभी भी इंतजार में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार कब बनेगी। अभी तक मुख्यमंत्री का पद जो है उस पर सस्पेंस बरकरार है। 5 दिसंबर यानी कि कल शपथ ग्रहण होना है, उसकी तैयारियां चल रही हैं और उसे लेकर बैठकों के दौर भी जारी हैं। मुंबई के आज़ाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार कल रात से नई दिल्ली में हैं। वो बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मिल सकते हैं, इस तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। और इन सबके बीच कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठाणे में अपना जो उनका गढ़ है वहां मौजूद हैं, वो दिल्ली नहीं आए हैं। बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होने वाली है जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। बीजेपी ने विजय रूपानी और निर्मला सीतारमण को इस बैठक के लिए पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। 5 दिसंबर को नए मुख्यमंत्री को शपथ लेना है, पर मुख्यमंत्री कौन होगा अभी तक ये तय नहीं है। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहाँ हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के कल नाम पर क्या मुहर लगेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये बात केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले तो कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में फडणवीस का नाम का ऐलान हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे अनुभवी नेता हैं। एकनाथ शिंदे को समझना चाहिए कि राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। शिंदे को महायुति का अध्यक्ष बनाकर उनकी नाराजगी को दूर किया जा सकता है, ये फॉर्मूला दे रहे हैं रामदास अठावले। क्या वजह है कि अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा महाराष्ट्र में इसका ऐलान नहीं हो पाया है? मुझे लगता है कि 5 तारीख को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम मुंबई के आज़ाद मैदान में 5 तारीख को 5 बजे रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और भी कई मेहमान उसमें आने वाले हैं। लेकिन कल 4 तारीख को बीजेपी के विधायक दल की मीटिंग है और वहाँ दिल्ली से वहाँ ऑब्जर्वर भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह बीजेपी में अनुभव वाला जो आदमी है, नेता है, तो देवेंद्र फडणवीस जी है। मुझे लगता है कि भाई कल के विधायक दल में उनका नाम मतलब तय किया जा सकता है और माननीय मोदी साहब और अमित शाह भी उनके नाम को उनका नाम ही अनाउंस कर सकते हैं। तो इसीलिए महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, ये जो आपका सवाल है, उसमें मेरा रिप्लाई ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। फिर एकनाथ शिंदे भी अभी तक उनको लेकर भी संशय की स्थिति है कि क्या वो इस सोच का समर्थन करते हैं, नहीं करते हैं? मुझे लगता है वो समर्थन करेंगे। एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ रहना बहुत बड़ा जरूरी है और इतनी विक्ट्री मिली उसमें उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उनकी नाराजगी बढ़ गई। उनको लगता था कि और एक बार मुझे मौका मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी हाई कमांड ने उनको बताया है कि भाई अभी आपको 2.5 साल मिले हैं, तो अभी बीजेपी को मौका मिलना चाहिए। हमारी लास्ट टाइम 105 सीटें थी, उसके बावजूद भी हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था। तो अभी हमारी सीटें भी इतनी आई है और आपको मौका भी 2.5 साल मिला है, इसीलिए बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा उनको बताया गया है। इसीलिए उनकी नाराजगी बढ़ गई है। तो इसीलिए उन्होंने, मुझे लगता है कि नाराजगी राजनीति में अप डाउन होता है और उन्होंने अभी नाराजगी दूर करने के लिए मेरा सुझाव ये है कि उनकी जो हमारी महायुति है उसका चेयरमैन पद, अध्यक्ष पद उनको देकर उनकी नाराजगी दूर की जा सकती है। चलिए चलते हैं सीधे। और रौनक हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने एकनाथ शिंदे नाराज क्यों हैं और क्या एकनाथ शिंदे की तबीयत ज़्यादा खराब है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि तबीयत खराब है, इस सवाल के जवाब में उन्होंने शिवसेना नेता उदय सामंत से बात की। उन्होंने क्या बताया, रौनक को आपको सुनाते हैं।
एकनाथ शिंदे नाराज है क्या? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है? जो स्पेकुलेशंस देखने को मिल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिवसेना के नेता उदय सामंत जी है। सर, ये बताइए कि क्या आप लोग नाराज हैं? नाराज़गी का सवाल भी नहीं पैदा होता, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला है कि जो निर्णय माननीय नरेंद्र मोदी साहब, जो निर्णय अमित शाह साहब लेंगे उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, शिवसेना उनके साथ है, तो नाराज़गी का सवाल ही नहीं आता। जब डॉक्टर खुद बोल रहे हैं कि वो बीमार है और 4 दिन वो बीमार थे, 2 दिन दरा में उनके नेटिव प्लेस में गए थे, उसके बाद भी राजनीति होना ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरा ऐसा है कि आज वो जुपिटर में गए, ब्लड टेस्ट के लिए गए हैं, ब्लड टेस्ट होने के बाद, चेकअप होने के बाद वो वर्षा में दाखिल होंगे। नहीं, लेकिन एक ये है कि फिर इतने दिन क्यों लग गए? आप लोग को इतने स्पष्ट बहुमत मिला, इसलिए स्पेकुलेशंस बहुत होने लगी। क्या ये एक वजह है स्पेकुलेशन? हमारा गठन नेता कब चुना गया? दूसरे दिन चुना गया, बराबर है। लेकिन अभी 4 तारीख को सुबह 10 बजे भारतीय जनता पार्टी का गठन नेता चुना जाएगा और उसके बाद ही वोट सेरेमनी होगा ना। तो हमारे वजह से कुछ रुका नहीं है। जब गठन नेता भाजपा का चुना जाएगा और उसके बाद ही वोट सेरेमनी होगा। ये लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि तीनों जो बड़े नेता महायुति के, उनके बीच में कोई डायलॉग नहीं हो रहा है। फडणवीस साहब भी शिंदे साहब को मिलने नहीं जा रहे, ऐसा नहीं बोला। कल सुबह हाँ। देवेंद्र जी ने खुद तबीयत की इसके खातिर के लिए साहब को फ़ोन किया था। कल गिरीश महाजन गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जो कुछ इन्फॉर्मेशन आती है वो सूत्रों के हवालों से आती है और ज़्यादा से ज़्यादा महाविकास आघाड़ी की तरफ से आती है। उनको अभी टाइम ही टाइम है। अभी उनका मैंडेट इतना है कि वो खुद का विरोधी पक्ष नेता भी नहीं बना सकते। तो उनके पास से ये सब न्यूज़ आती है, उसका कुछ भी किसी से अर्थ नहीं है। और शिंदे साहब ने 2 बार बोल के रखा है कि हम पूरा समर्थन केंद्रीय नेतृत्व को करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, क्या जो सरकार शपथ लेने जा रही है उसमें एकनाथ शिंदे होंगे? वो सस्पेंस रखिए ना। हाँ, सस्पेंस रखिए। आप भी अगर हमने आज ही बोल दिया तो कल 1 घंटे के बाद आपकी ब्रेकिंग नहीं आएगी, कल नहीं आएगी, शाम को नहीं आएगी। जब ओथ सेरेमनी है तो आपको पता चलेगा कि कौन सीएम है, कौन डीसीएम है। चलिए, जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, हम लोग लगातार इस बारे में बात करते हैं, पर सवाल जो है वो 10 दिनों से ज्यादा से यही बना हुआ है, मुख्यमंत्री होगा कौन? कहां फंसी हुई है बात? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। महाराष्ट्र में 2-3 तरह के बड़े सस्पेंस इस वक्त बने हुए हैं और सभी के सामने 2-3 सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए सभी बेताब है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस फिर से एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे? तो इस सवाल का जवाब कल शायद 11:30-12 बजे के आसपास हमें मिल जाएगा। कल सुबह 11:30 बजे के आसपास 10 बजे विधायक दल की बैठक आयोजित की गई है और करीब घंटे 1.5 घंटे ये बैठक चलेगी और उसके बाद जो भी विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट हो सकता है। अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है तो ये एक बड़ा सस्पेंस है जो कल साफ हो जाएगा। दूसरा बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होंगे? ये एक बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए है क्योंकि जब से बीते गुरुवार के दिन से जब से एकनाथ शिंदे दिल्ली में अमित शाह से बैठक करके आए हैं उसके बाद से लगातार वो बीमार बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो नाराज हैं और बीजेपी के साथ में, बीजेपी के आला नेतृत्व के साथ उसके बाद से उनकी कोई बात नहीं हो रही थी। कल बीजेपी के एक नेता गिरीश महाजन थाने में उनके निवास पर मिलने के लिए गए थे और आज उम्मीद की जा रही है कि कोई बैठक हो सकती है शाम तक। लेकिन इस दौरान जो है ये बात भी सामने आ रही है कि उनकी ओर से जब उन्होंने अपने नाम को सीएम की रेस से विड्रॉ कर लिया तो उनकी ओर से मांग की गई कि उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाए, जिसके लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं है। बीजेपी का मानना है कि मुख्यमंत्री के पास ही गृह मंत्रालय रहेगा, तो इस वजह से एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं। तीसरा सस्पेंस है विधानसभा स्पीकर के पद को लेकर। यह बताया जा रहा है कि विधानसभा के स्पीकर का पद भी शिंदे सेना मांग रही है, जिसको लेकर विवाद है, बीजेपी उसको भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये 3 तरह के सस्पेंस हैं जिनका जवाब मुझे लगता है कि कुछ के जवाब जो है कल दोपहर तक मिल जाएंगे और कुछ सवालों के जवाब कल शाम तक मिल जाएंगे। एक और भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर किस पार्टी को कितने मंत्रालय मिल रहे हैं, कितने मंत्री पद मिल रहे हैं। तो जो शुरुआती जानकारी है जिस हिसाब से कि हर 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा, अगर इस फॉर्मूले को अपनाया जाता है तो ऐसे में बीजेपी को कुल 21-22 मंत्री पद मिल रहे हैं और वहीं शिंदे सेना को जो है कुछ 12-13 मंत्री पद दिए जाने की बात हो रही है और जो अजीत पवार वाली एनसीपी है उसको 9-10 मंत्री पद मिल सकते हैं। लेकिन ये आधिकारिक जानकारी अब तक नहीं आई है। ये सूत्रों के हवाले से मैं आपको
बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आज़ाद मैदान में तैयारी पूरे जोरों से है। परसों के दिन शाम के वक्त में शपथ विधि समारोह आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और एक बड़ा जलसा उस वक्त आयोजित किया जाने वाला है। एक तरफ जहां पर मुख्य मंच होगा, उसके बाईं तरफ जो है एक मंच बनाया जाएगा, जहां पर मशहूर संगीतकारों को बुलाया जाएगा। एक संगीत का रंगारंग कार्यक्रम वहां पर पेश किया जाना है और उस मंच के दाहिनी तरफ जो है संतों के लिए एक स्टेज बनाया गया है, जहां देश भर से हिंदू साधु संतों को आमंत्रित किया जाएगा। सामने की तरफ जो है महिलाओं को बुलाया जाएगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि महायुति की सरकार को वापस लाने में महिलाओं ने एक बड़ा योगदान अदा किया, क्योंकि लाड़की बहना योजना को श्रेय दिया जा रहा है। तो ये तैयारियां भी वहां पर इस तरह से चल रही हैं, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे या फिर और ज्यादा मंत्री वहां पर शपथ ले सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो बारात है वो सज गई है। अब घोड़ी को इंतजार है कि दूल्हा कौन होगा महाराष्ट्र में, जैसे जनता को इंतजार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। ये कल ही चलेगा पता। जितेंद्र के पास फिर चलेंगे जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बन रही है हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी चंडीगढ़ से 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चंडीगढ़ में लगाई गई प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। ये प्रदर्शनी 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर लगाई गई है। बता दें कि ये कानून 1 जुलाई से प्रभावी हुए थे। देश की आपराधिक कानून प्रणाली के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। आज यह दिन हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सुवर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा, क्योंकि आज ही भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पूर्णतया इंप्लीमेंट करने वाला देश का सबसे पहला यूनिट हमारा चंडीगढ़ बनने जा रहा है। इसलिए चंडीगढ़ वालों को बहुत बहुत बधाई। ये बदलाव दिखाता है कि जब सामान्य नागरिकों के हितों के लिए समर्पित सरकार होती है, जब सरकार ईमानदारी से जनता की तकलीफों को दूर करना चाहती है, तो बदलाव भी होता है और परिणाम भी आते हैं। मैं चाहूंगा कि देश में इन फैसलों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, ताकि हर भारतीय को पता चले कि न्याय के लिए उसकी शक्ति कितनी बढ़ गई है। इससे अपराधियों को भी पता चलेगा कि अब तारीख पर तारीख के दिन लद गए हैं। वहीं लोकसभा में आज संभल में हुई हिंसा के मुद्दे पर चर्चा हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा सोची समझी साजिश करार दी। उन्होंने कहा कि संभल में बार बार खुदाई की बात हो रही है और खोदेंगे तो सौहार्द खो देंगे। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि एक पक्ष को बिना सुने सर्वे का आदेश दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव था, इसलिए संभल में हिंसा हुई। उन्होंने हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं लोग, वहां अभी से नहीं। संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं।
मोदी सरकार की तरफ से संभल पर अखिलेश यादव और राज्यसभा में रामगोपाल यादव द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया गया। केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने इस मामले पर बयान दिया। अभी अखिलेश यादव ने लोकसभा में, रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में संभल के मुद्दे को उठाया और कहा है कि एक सुनियोजित साजिश थी। आप कैसे देखते हैं इस आरोप? मैं भी यही कह रहा हूँ, सुनियोजित साजिश थी। ये सुनियोजित साजिश किसकी थी? सुनियोजित साजिश थी वहाँ के सांसद जो वर्तमान में हैं समाजवादी पार्टी के, जिन्होंने भड़काने का काम किया, भड़काऊ भाषण देने का काम किया। इतनी बड़ी भीड़ कहाँ से आ गई? इतने ईंट पत्थर कहाँ से आ गए? तब मैं कहूँगा कि इस प्रकार के षड्यंत्र, ऐसे सुनियोजित ढंग से दंगा कराने का जो काम किया गया है, और इस प्रकार के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों को चिन्हित करके और दंड देने का काम करेगी। जी, अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि चुनाव की तारीख बदली गई, पहले 13 को चुनाव होना था, फिर 20 को किया गया। कोर्ट के आदेश के 2 घंटे के अंदर DM पहुंच गए सर्वे कराने। देखिए, अखिलेश यादव तारीख बदलने की बात कहीं निर्वाचन आयोग का काम रहता है, और मैं कहूँगा कि जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम, महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम आए हैं, तब से ये इंडी गठबंधन के लोग कहीं ना कहीं बस बौखलाए। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV। वहीं श्रीनगर में एनकाउंटर में पुलिस का बयान सामने आया है। ऑपरेशन में एक आतंकवादी मारा गया है। पुलिस ने लश्कर का आतंकवादी जुनैद अहमद भट्ट को गांदरबल में हत्या उन्होंने की थी और उसके बाद कई आतंकवादी हमलों में शामिल था जुनैद। जम्मू कश्मीर के हरवान में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में इस आतंकवादी को मार गिराया गया है। मेरी सहयोगी नीता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। नीता शर्मा, इस खबर पर नीता, ये आतंकवादी जो था इसके बारे में क्या और पुलिस से जानकारी मिली है, और इस वक्त वहां पर जो एनकाउंटर साइट है वहां पर क्या हाल है? जो इनकाउंटर साइट है अंकित, ये कल देर रात कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो दाचीगाम के अपर रीचेस में लगाया गया था, जिसके बाद आज सुबह जो है मिलिटेंट के साथ जो है कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था जब ये मारा गया था, लेकिन बॉडी रिट्रीव नहीं हो पाई थी, इसलिए जो सुरक्षा बल थे उसकी आइडेंटिटी को लेकर असर्टन नहीं थे, लेकिन अब उसकी आइडेंटिटी जो है वो असर्टन की जा चुकी है। अब उन्हें मालूम हो गया ये वही जुनैद अहमद भट्ट है जो देखा गया था CCTV फुटेज में, जब गांदरबल में जो एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 7 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए थे, जिसे लेकर काफ़ी आलोचना भी की गई थी, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने आलोचना की थी। ये जुनैद अहमद भट्ट जो है ये एक यंगस्टर है और ये कुलगाम का रहने वाला है। पिछले साल ये कुलगाम से गायब हुआ था और 1-1.5 साल बाद जो है दोबारा इसे जब नोटिस किया गया, वो CCTV फुटेज पे जो Z मोड में अटैक हो रहा था वहां पर इसे नोटिस किया गया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है श्रीनगर पुलिस की। श्रीनगर पुलिस का कहना है कि काफ़ी समय से वो इसे ढूंढ रहे थे, तो आज उसका जो है वो इनकाउंटर में वो मारा गया है। लेकिन एक जो दूसरी बड़ी चिंता है जो एस्टैब्लिशमेंट में, जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में, कि किस तरह से लोकल मिलिटेंसी जो है वो दोबारा से वहां पर सर जो है उठा रही है। जुनैद जो है वो एक लाइव एग्जांपल है, क्योंकि अभी तक जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कह रही थी कि लोकल मिलिटेंसी कम हो रही है, लेकिन जुनैद एग्जाम्पल है कि मिलिटेंसी जो लोकल्स हैं वो दोबारा से जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अंकित, एक और बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जम्मू रीजन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी की और उधमपुर में 2 महिलाओं के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मामला भी जो है वो दर्ज किया गया है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया नीता हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये जो तस्वीरें भी आ रही हैं इस वक्त पुलिस की, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो आतंकवादी मारा गया है उसकी कुछ तस्वीरें भी आ रही हैं, वो भी ज़रा आपको कुछ दिखाएंगे वहाँ पर एनकाउंटर साइट। लेकिन नीता, जैसा आप बता रही थी कि लोकल मिलिटेंसी को लेकर थोड़ी परेशान जो देखने को मिल रही है, और दूसरा पैटर्न जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है वो पैटर्न है कि किस तरीके से जम्मू के इलाके में आतंकवादी हमले और जो सेना के ऑपरेशन है वो बड़े हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो स्क्रीन पर हैं ये उस आतंकवादी की हैं जिसको मार गिराया गया है, जुनैद अहमद भट्ट, जो लश्कर का आतंकवादी बताया जा रहा है, लोकल कश्मीरी है। नीता, तो जम्मू रीजन को टारगेट करने की जो नई स्ट्रैटेजी है उससे कैसे डील कर रही है भारत की सरकार?
भारत की सरकार देखो दोनों थिएटर्स को अभी एक्टिव किया हुआ है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो कश्मीर घाटी और जम्मू के इलाके में भेजे जा सके, क्योंकि अब अपर रीचेस में बर्फबारी हो गई है। यही वजह है कि जम्मू के इलाकों में अब हम जो घुसपैठ के मामले हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, इसलिए जो ग्रिड है उसे वहाँ पर ज़्यादा जो है वो सॉलिडिफाई किया गया है। उधमपुर, रियासी, कठुआ, राजौरी ये वो इलाके हैं जहाँ पर ग्रिड को ज़्यादा सॉलिड किया गया है। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, क्योंकि लोकल मिलिटेंसी को लेकर हमेशा हमने देखा था, पूर्व डीजीपी आर स्वेन साहब कहते थे कि किस तरह से लोकल मिलिटेंसी खत्म हो गई है, लेकिन जुनेद लाइव एग्जांपल है। और इसके साथ साथ एक और चिंता की बात यह भी है कि जो फॉरेन टेररिस्ट अब ऑपरेट कर रहे हैं, अपर रीचेस हो या दोनों थिएटर्स में हो, जम्मू हो चाहे कश्मीर थिएटर हो, उनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हथियार हैं। MP4 जो राइफल्स हैं, असॉल्ट राइफल्स उनके पास हैं, जिसको लेकर एक एस्टैब्लिशमेंट जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है भारत की, उसमें काफी चिंता भी है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीता शर्मा, इस पूरी खबर पर जानकारी देते हुए। इस आतंकवादी को एनकाउंटर में अब मार गिराया गया है, जुनेद अहमद बट जो आतंकवादी जिसका पुलिस ने अभी पहचान की है और ये तस्वीर भी रिलीज़ की है। चलिए अब बात करते हैं बिहार की, जहां भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गए पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। पुलिस कर्मचारियों ने लोगों को दौड़ाया और भागलपुर में अतिक्रमण हटाने जो पुलिसकर्मी गए थे उन्हें वहां पर पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा। दरअसल सरकारी ज़मीन पर स्थापित हनुमान की मूर्ति हटाने के लिए पुलिस की टीम वहां पहुंची थी। साथ में शाहकुंड प्रखंड के अंचल अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। इसी दौरान उसके थोड़ी ही देर के बाद मौके पर तैनात बलों, पुलिस सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रित किया। मामला सजौर थाने क्षेत्र का बताया जा रहा है, दरियापुर इलाके का। यहाँ पर पत्थरबाजी हुई है पुलिस के ऊपर, जब यहाँ पे अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस के कर्मचारी सुरक्षा देने के लिए पहुंचे थे। हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, क्या पूरा मामला है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, ये जो पूरा मामला है यह है कि सरकारी ज़मीन पर रातों रात हनुमान का मंदिर बना लिया गया था और उसके बाद जब सरकार की तरफ से, जो स्थानीय प्रशासन की तरफ से पुलिस की मदद ली गई और ये मंदिर को वहाँ से हटाया जा रहा था। ये एक मेकशिफ्ट मंदिर था और उसे जब हटाया जा रहा था तब वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन करने लगे। उन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दिया। उनका कहना है कि चूंकि उनके पास में अपनी ज़मीन नहीं है, इसलिए उन्होंने सरकारी ज़मीन जो खाली पड़ी हुई थी उस पर उन्होंने ये मंदिर बनाया है और आने वाले दिनों में उससे वो चाहते थे कि उसको और भी ज़्यादा विस्तार करें। लेकिन तब तक प्रशासन को इसकी भनक मिल गई थी और प्रशासन चाहता था कि अगर इस मंदिर को अलाउ किया तो फिर आसपास की जो सरकारी ज़मीन पर लोगों ने इंक्रोच किया हुआ है उसे वो किस आधार पर हटाएंगे। और इसी के कारण जो है प्रशासन जो है उस इलाके में जितनी भी सरकारी ज़मीन लोगों ने कब्जा कर रखी है उसे एक के बाद एक हटा रही है। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष जी, इस पूरी खबर को लेकर हमारे साथ बिहार से जुड़ रहे थे। बात करते हैं पंजाब की, जहां पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने अकाल तख्त की ओर से उन्हें दी गई सज़ा का पालन शुरू कर दिया है। सुखबीर सिंह बादल आज दरबार साहिब पहुंचे और उसके बाहर गले में तख्ती लटकाए बैठे। ये सज़ा उन्हें 2 दिन के लिए दी गई है। इसके बाद 2 दिन श्री केशगढ़ साहिब, 2 दिन श्री दमदमा साहिब और 2 दिन मुक्तसर साहिब और 2 दिन के फतेहगढ़ साहिब में सेवादारों वाला चोला पहनकर ड्यूटी करेंगे सुखबीर सिंह बादल। सुखबीर सिंह बादल को अकाल तख्त साहिब ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को माफ़ी और बेअदबी के मामले में सज़ा सुनाई है। सुखबीर सिंह बादल को 1 घंटे बाथरूम साफ करना होगा, फिर लंगर घर में जाकर झूठे बर्तन धोने होंगे। इसके बाद कीर्तन सुनना होगा, साथ ही श्री सुखमनी साहिब का पाठ भी करना होगा। तो एक सज़ा जो उन्हें सुनाई गई और उसका इस वक्त आप देख रहे हैं सुखबीर सिंह बादल वहां पहुंचकर कार्यान्वयन कर रहे हैं। जो
5 सिंह साहबान थे, उन्होंने जो वर्डिक्ट अनाउंस किया गया था, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल पे बहुत संगीन एलिगेशन थे कि जो सैक्रिलेजियस केसेस हुए थे पंजाब में, उसमें श्रोमणी अकाली दल ने अपना अच्छी तरह रोल नहीं प्ले किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सिख सेंटिमेंट्स जो हर्ट हुए, क्योंकि उन्होंने कोई भी जस्टिस के लिए कोई भी उतने जो प्रबंध थे या जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन चाहिए थी वो नहीं की। और उसके बाद उन्होंने जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ थे गुरमीत राम रहीम, उनको माफ़ी दी, बाद में एडवर्टाइजमेंट की, और कहीं ना कहीं जो पुलिस ऑफिसर थे जो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व थे उनको भी प्रमोशन दी। इन सभी एलिगेशंस जो श्रोमणी अकाली दल पे थे, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने कहा कि जब सरकार थी उनसे कई गलतियां हुई, और उसके बाद जो सिंह साहबानों ने वर्डिक्ट दिया, और वर्डिक्ट की आज हम देख रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेम्पल पे पहुंचे हुए हैं, जहां पे वो एज अ सेवादार सेवा शुरू कर दी, क्योंकि उनको पहले ही तनख्वाहिया डिक्लेयर कर दिया था। तो ये जो रिलीजियस पनिशमेंट मिली है, ये कहीं ना कहीं उस तनख्वाह और जो तनख्वाहिया डिक्लेयर किया उसके बाद है, और लगातार जो उनको आदेश दिए गए हैं अकाल तख्त साहिब के द्वारा कि अलग अलग जगह पे जाके सभी तख्तों पे जाके 2-2 दिन सेवा करनी है और एज अ सेवादार करनी है। और आज हम देख रहे हैं कि गोल्डन टेम्पल से जो सजा है वो सुखबीर सिंह बादल ने शुरू कर दिया है कहीं ना कहीं, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि तस्वीरों के माध्यम से उन्होंने तख्ती भी डाली हुई है, क्योंकि ये जो हुक्म है जो अकाल तख्त साहिब से आया है, क्योंकि जो मिस गवर्नेंस हुई थी उनके टाइम पे जब अकाली दल थी, ये उसकी उनको सजा मिली है। वहीं नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से कई किसानों को हिरासत में आज सुबह लिया गया। ये किसान अपनी मांगों को लेकर कल से दलित प्रेरणा स्थल पर जुटे हुए थे। किसान कल ही संसद के घेराव का करना चाह रहे थे, दिल्ली जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें दिल्ली की सीमा से पहले रोक लिया गया, और कल इन किसानों ने सरकार को मांग मानने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा था कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो फिर से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों से आए किसान सरकार द्वारा अधिग्रहित अपनी ज़मीनों के लिए पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कल किसानों को समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया गया था, क्योंकि काफ़ी लंबा जाम लगा था, और आज सुबह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई किसान नेताओं को और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया। किसानों का प्रदर्शन जारी है, और वो कल शाम से ही नोएडा का जो अंबेडकर पार्क का दलित प्रेरणा स्थल है वहां पर बैठे हैं। रात भर जो इन लोगों ने यहीं पर गुजारी, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ किसान के तमाम जो लोग हैं वो अपना बैठे हुए हैं, तमाम इसमें महिलाएं हैं, किसान जो महिला किसान हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और पुरुष किसान भी इसमें शामिल हैं। रात भर इन किसानों ने यहीं पे जो गुजारा है, आप देखेंगे अगर जो है कुछ लोगों ने ट्रैक्टर में गुजारा, कुछ लोगों ने गाड़ी लेकर आए हैं वहाँ पहुँचे, और दूसरी तरफ इन लोगों ने खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी कर रखा है, अपना हलवाई साथ में लेकर आए हैं। तो अपनी व्यवस्था के साथ किसान ये पहुंचे हैं, और इस इरादे से पहुंचे हैं कि इस बार जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ये यहाँ डटे रहेंगे। और इनके साथ महिला किसान भी है, कुछ उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इतनी ठंडी में आप बैठी हैं, पुरुष किसान, आप कहाँ चली आई? बेटा अपने हक के ताई बैठे हैं, 10% को प्लॉट के ताई बैठे हैं। हमारी खेती भी छीन लिया, हम यहाँ पड़ा दिए दगड़े में। खेती भी छीन ली? और खेती 16 साल हो गए छीने हुए, आज छीनी है। दादी कब तक बैठोगी ऐसे? इतने दिन बैठे रहेंगे, इतने दिन हमारी मिलेगा ना, मिलेगा जब उठेंगे। जमीन सब चली गई, हम का खामे, हमारे बालक का करे हैं? नौकरी दे में ना है, हमारे खेतों में नौकरी और हमारे बालकों को दे रहे ना है। देखिए, तो जो ये महिला किसान है इनका गुस्सा देखा जा सकता है। इनका कहना है इनकी ज़मीन छीन ले गई, नौकरी नहीं मिल रहा है, इससे ये परेशान है। बार बार इनको जो है इनकी मांगों को टरकाया जा रहा है। कुछ यहाँ पुरुष किसान हैं, वहाँ उनसे हम बातचीत करते हैं। आप लोगों का लंबा प्रदर्शन है, लंबे समय से चल रहा है, और आप लोग लगातार एक ही मांग कर रहे हैं, 10% प्लॉट और 65% करीब मुआवजा। अब तक जो बातचीत आप लोगों की हुई है उससे क्या लगता है, क्या आश्वासन मिला है, और कैसे गुजरी आप लोगों की ये रात? 10% के मुद्दे पर हमारा पिछले साल आंदोलन था, उसी में हमारा प्रस्ताव पास होकर के तीनों प्राधिकरणों से शासन की मंजूरी के लिए गया हुआ। इस बीच कमेटी बना करके इन्होंने हमें गुमराह किया और हमारे बारे में कोई राय सरकार को नहीं दी,
और सरकार के स्तर पर आज भी वो प्रस्ताव लंबित है। कल प्राधिकरण के अधिकारी आए थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ आपकी बातचीत कराएंगे। अब बताइए कि रात जो आप लोगों ने गुजारी वो कैसे गुजारी, किस तरीके से गुजारी, क्या व्यवस्था प्रशासन ने की, क्या आप लोगों के जरिए हुई? जब हम सड़क पे थे तो प्रशासन के लोग कह रहे थे टेंट की, टॉयलेट की, पानी की अच्छी व्यवस्था करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ अंदर आए तो कोई व्यवस्था हमें नहीं मिली। तो देखिए जो ये किसान है, एक तरफ इनकी मांग है कि जो इनको 10% प्लॉट चाहिए, 65% मुआवजा चाहिए जो प्राधिकरण के अंदर जमीन आती है उसकी, तो दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि जब ये यहाँ आए थे तो इनको प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि टेंट मिलेगा, व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। जो महिला किसान है, पुरुष किसान है, दोनों इस प्रदर्शन में शामिल है, लेकिन ये ठंड का समय है, रात पूरी बीत गई, सुबह हो गया है, उसके बावजूद जो है इनको जो है जो प्रशासन है, पुलिस है, उसकी तरफ से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है, खासकर सुविधा के मामले में। तो उसको लेकर भी इनकी नाराजगी है और इनका ये भी कहना है कि ये जो सारी व्यवस्था इन लोगों ने की, इन लोगों ने खुद से की है। ऐसे में इन लोगों का ये भी साफ तौर पर मतलब है कि इनकी जो पहले दिन की रात गई वो काफ़ी कठिन रही और अभी ये प्रदर्शन लंबा समय तक चलेगा। तो ऐसे में इनकी ये भी मांग है कि जो प्रशासन है वो इनकी मांगों को माने, इनको तमाम सुविधाएं दें, क्योंकि इनका जो प्रदर्शन है वो अभी इनको 7 दिन का जो है इनको सभी लोगों ने समय दिया है मुख्य सचिव से बात करने का। अभी देखना होगा कि क्या प्रशासन इन लोगों को सुविधा देता है या नहीं। नोएडा से अपने सहयोगी एसपी द्विवेदी के साथ पल्लव मिश्रा, NTV इंडिया। जो किसान को पुलिस ने पकड़ा है उसके बाद उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। ये लोग आतंकवादी समझ रहे हैं हम लोगों को। हमारे किसान सड़क पर हैं, अपनी परेशानियों को लेकर हैं, किसानों को अपना हक लेकर रहेंगे। अब की बार तैयार हो गए, दिल्ली जाएंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें काला पानी ले जा, तिहाड़ ले जा, फर्क नहीं पड़ता। किसान को आतंकवादी समझा जा रहा है, उसकी तरह धोया जा रहा है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, कल से ही चल रहा है, बहुत पीसफुल है। ये आपने देखा, हमारा जो संवैधानिक राइट है, प्रोटेस्ट करने का जो राइट है, दमन करके पुलिस हमें चुप कराना चाहती है। हम चुप होने वाले नहीं है।